एक बार हेलो जी एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बता दो एंड वेलकम है जी आपका अकेडमी पे। मेरा नाम है आदि भैया। आप आराम से यहाँ पे इस चैनल में मौज मस्ती के साथ पढ़ते हैं। ये हमारे चैनल का मोटो है कि सीखना हो जाए बड़ा फन। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं भाई ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स। ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 है आपका, जिसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, तो जिसने नहीं देखी फटाफट जाके देख सकता है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो फटाफट उनको खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हु वाज कंसिडर्ड एज अ फॉरेनर इन द पास्ट। तो भाई हमारे जो पास्ट है, हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है चैप्टर में, उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि भाई उसमें क्या था कि फॉरेनर वर्ड का जो मीनिंग था वो अलग अलग चेंज हुआ टाइम के साथ। तो पहले मीनिंग क्या था? बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं? Any stranger who was not a part of that society or culture was considered a foreigner in the past. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. सिंपल सी बात ऐसे समझो कि पहले क्या था, एक एरिया में रहने वाले बंदे से बाहर का अगर कोई भी बंदा आता था तो उसे कहते थे कि ये भाई फॉरेनर है। मतलब अगर आप एक सिटी में रहते हो, आप मानो आप रहते हो वाराणसी में, ठीक है, वहां कोई बंदा आता है कानपुर से, तो आप पहले क्या बोला जाता था? अरे ये तो फॉरेनर है। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है ना। आज कोई इंडिया से बाहर से आता है तब हम उसे फॉरेनर कहते हैं, राइट? चलो, तो आई होप अब आपको ये चीज क्लियर होगी। अब फटाफट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही सिंपल है, ट्रू फॉल्स। तो वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700 AD। तो क्या ऐसा है? जी नहीं। इंस्टेड हमें इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। वाई? क्योंकि लोग लिखना बहुत अच्छे से सीख चुके थे। लोगों की जो राइटिंग थी वो बहुत बढ़िया हो गई थी। लोगों को लैंग्वेज बहुत पॉपुलराइज हो गई थी। पेपर बहुत इजीली अवेलेबल था, तो धुआंधार लोगों ने इंस्क्रिप्शन लिखे। The Marathas asserted their political importance during this period. क्या इसी टाइम पे मराठास पावर में आए थे? Yes, actually इसी टाइम पे मराठास पॉपुलर हुए थे। Forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlements. क्या ऐसा होता था? Yes, ऐसा होता था। पहले क्या किया जाता था? बेचारे वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं ना, उन्हें उनके धक्के मार के उनके घर से निकाल दिया जाता था। वाई? कि भाई हमें तो इस जमीन पे खेती करनी है, तो भागो यहाँ से। ये चीज़ आज भी होती है। आज भी क्या किया जाता है? बिल्डिंग्स बनाने के लिए लोगों को उनके घर से निकाल दिया जाता है थोड़े से पैसे देके। सुल्तान घियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। क्या ऐसा था? जी नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगेन बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री ही इजी है यार। अगर मजे से पढ़ी जाए तो बहुत इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत इजी है। देखो, आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट। तो क्या रखे जाते हैं आर्काइव्स में? मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी जाती हैं। क्लियर? उसके बाद डैश वॉज 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। क्रॉनिकलर क्या होता है? क्रॉनिकलर मतलब कहानीकार, जो कहानियां सुनाता है। ठीक है, क्रॉनिकलर कहते हैं उसको। तो जियाउद्दीन बरानी वॉज द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। क्लियर? चलो, डैश 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 एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स। तो कौन कौन सी थी? पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी, कॉफी, ये सब थी कुछ नए क्रॉप्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। बहुत फास्ट चल रहे हैं हम, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आ गया है, तो जाके आप उसमें देख सकते हो। अब बात करते हैं लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो इसी टाइम के दौरान 1700 से लेके 1700 AD के बीच में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आए थे। उनमें से कुछ मेन कौन से थे? पर्शियन व्हील का इन्वेंशन होना फॉर इरिगेशन। भाई इरिगेशन एक बहुत टिपिकल प्रोसेस था। भाई पानी देना पेड़ों को, फसल को बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 2 बाल्टी में काम चल जाए, हजारों लीटर पानी देना पड़ता था। तो फिर क्या हो गया? पर्शियन व्हील इन्वेंट हो गया। फिर स्पिनिंग व्हील आ गया वीविंग के लिए, कपड़े बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, तो यानी कि लड़ाई के लिए भी वेपन्स इन्वेंट होने लगे। ठीक है, तो ये थे कुछ मेन, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। चलो, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसी पीरियड के दौरान कौन कौन से कुछ मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट थे, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेजर कौन कौन से थे? पहला, इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन द हिंदुइज्म रिलीजन विच इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज। तो अभी तक क्या होता था? बहुत ही कम भगवान थे, जैसे कि विष्णु भगवान, शिव भगवान, कृष्ण भगवान, श्री राम, बस। बट धीरे धीरे क्या हो गया? भगवान और ज्यादा लोग अलग अलग भगवानों की पूजा करने लगे, अपने एरिया के लोकल भगवानों की पूजा करने लगे, तो इसीलिए न्यू डाइटीज आ गई। हिंदू स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी। बाय रॉयल्टी मतलब राजा जितने भी थे वो टेम्पल्स बनाने लगे खूब ज्यादा।
इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण एंड द प्रीस्ट ग्रोन एंड दे बिकेम डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। इसी टाइम हिंदुइज्म में क्या हुआ, जो कास्ट सिस्टम था वो अपने पीक पे चला गया, यानी कि जो सबसे ऊपर की कास्ट थी ब्राह्मण, उन्हें ऐसे माना गया कि ओहो ये तो भगवान के सबसे क्लोज हैं, तो इनको सबसे ज्यादा इज्जत देनी पड़ेगी, इस टाइप से। There was also the emergence of the idea of bhakti, that is loving of a personality। और भक्ति का जो कॉन्सेप्ट था वो भी तभी आया। उससे पहले क्या था, आप पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, ये सब चीजें थी। भक्ति जो वर्ड था ना वो बाद में आया, वो श्री कृष्ण के थ्रू आया था कि आप एक भगवान से प्यार करने लग जाओ, इस लेवल का आप किसी भगवान की पूजा करो, समझ रहे हो। During this period, new religions like Islam appeared in the subcontinent, who brought the teaching of Holy Quran। इसी टाइम के दौरान जो इस्लाम रिलीजन है वो भी डेवलप हुआ। Many rulers were patrons of the Islam and ulama। तो इस्लाम और उलमा ये जो सिस्टम थे उस समय, जो भी इस्लाम धर्म आया था, इसके बहुत सारे पैटर्न्स, मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स थे, राजा। क्लियर, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, फटाफट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, इन व्हाट वेज हैज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। येट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, इसकी क्या स्टोरी है, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो क्लियर रहेगा। द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। पहली बात, सबसे पहले इन द 13th century, मिनहाज ई सिराज, अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, यूज्ड हिंदुस्तान in a political sense for lands that were part of the dominance of the Delhi Sultan। तो देखो भाई, सबसे पहले हिंदुस्तान वर्ड का जो यूज किया वो किसने किया, वो किया था मिनहाज ई सिराज नाम के बंदे ने, जो कि क्रॉनिकलर था, एक स्टोरी राइटर था, जिसने पर्शियन में लिखी थी। क्या लिखा उसने, लिखा कि हिंदुस्तान वर्ड जो उसने यूज करा इन अ पॉलिटिकल सेंस, किस जगह के लिए, इसने बोला कि वो जो जगह है जहां पे दिल्ली सल्तनत का इस समय राज्य है इंडिया के सेंटर में, वो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान है, यानी कि दिल्ली और उसके आसपास का रीजन। उसके बाद 13th सेंचुरी में ही हिंदुस्तान नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान में कभी कोई साउथ इंडिया को नहीं मानता था। आज के टाइम पे हिंदुस्तान पूरा इंडिया है, राइट। इट मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा यमुना। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस एरिया को ही माना जाता था। अब 14th सेंचुरी में एक पोएट था अमीर खुसरो, जिन्होंने हिंद वर्ड का यूज करा फॉर द कल्चर एंड द पीपल ऑफ इंडस रिवर। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो लोग इंडस रिवर के किनारे बसे हुए हैं वो कौन है, वो हिंद लोग हैं, हिंदी लोग हैं वो, ठीक है, उसने ये बोला। अब ये पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, मीनिंग ही चेंज हो गया, उनका कल्चर आ गया। But in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent। और finally 16वीं सेंचुरी में बाबर ने आके हमारे पूरे इंडिया जो जितने पे वो रूल कर रहा था, उसने उस लैंड को, कोई कल्चर वल्चर नहीं, कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं, उस लैंड को उसने बोला कि ये पूरा जो लैंड है ये हिंदुस्तान है। समझ में आया, यहां से फाइनल मीनिंग बनेगा। और उसके बाद earlier the Hindustan never carried the political and national meanings which we associated with today, but now this term is used for nowadays in India। but आज के टाइम पे ये वर्ड इंडिया को डायरेक्टली रेसिप्रोकेट करता है। क्लियर, चलो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सॉरी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है। हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। भाई जाति क्या थी, छोटे छोटे सब ग्रुप बन गए थे सोसाइटी में, कि भाई ऐसे तो हिंदू मुस्लिम ये भी ग्रुप्स हैं, बट सब ग्रुप, हिंदू में भी और छोटे छोटे ग्रुप, मुस्लिम में भी और छोटे छोटे ग्रुप, तो इनको कौन रेगुलेट करता था, ये कैसे सिस्टम इनका चलता था। द अफेयर्स ऑफ जातीज वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स विच वर ऑल्सो नोन एज जाति पंचायत। तो जैसे गांव में पंचायत होती है ना, सिमिलरली ये लोग क्या करते थे, हर जाति के एक पंच बनाते थे कि ये लीडर हैं, गाँव के सबसे बुढ़े हैं, ये इनको लीडर बना दो, तो जाति पंचायत होती थी। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। सबसे बड़ी बात ये अपने खुद के रूल्स बनाते थे, इन्हें किसी से मतलब नहीं था कौन क्या राजा क्या रूल बना रहा है, हमारे अपने रूल्स हैं, आपको मानने पड़ेंगे, नहीं मानोगे तो हमारी जो रूल पॉलिसी है वो तो आपके खिलाफ चलेगी। जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस गवर्न्ड बाय अ चीफ्टेन। तो जाति को ये भी याद रखना पड़ता था कि ऐसा भी नहीं कि भाई सिंपल सी बात है, आपके गांव के जो रूल्स हैं वो भी आपको मानने पड़ेंगे, क्योंकि गांव का पंच भी तो होता था। ओके नेक्स्ट, What does the term pan regional empire means? Very simple, पूरा देश, ठीक है, आंसर इजी लैंग्वेज बोलूँ पर पढ़ते हैं। The term pan regional empire mean the empires which were spanning diverse regions which was expanded to larger area or regions like dynasties of Cholas, खलजी, तुगलक, मुगल। तो वो सारी डायनेस्टीज जो एक
वो सारे एम्पायर जो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर कर पाए। पैन इंडिया मतलब पैन रीजन मतलब काफी बड़ा रीजन, उन्हें कहते हैं पैन रीजनल एम्पायर्स। उसमें क्या नाम है, चोला, खलजी, तुगलक, मुगल। मुगल वॉज द बिगेस्ट नेम आउट ऑफ ऑल दीज। ठीक है जी। Okay, and ninth question. What are the difficulties historians face in using manuscripts? अब भाई manuscript फेस करने में क्या डिफिकल्टीज आती है? देखो अलग अलग हैं, आपके चार हैं। पहला, there was no printing press in those days, so scribes copied a manuscript by hand which were difficult to read and understand. उस समय कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, ना कोई मशीन थी, ना कोई डिजिटल गूगल लेंस था कि स्कैन करो कॉपी हो गया, नहीं ना। तो क्या करना पड़ता था, जो भाई महाराज ने लिख दिया, हाथ से लिख रहे हैं बैठ बैठ के। तो क्या हुआ, कभी कभी राइटिंग गंदी आ गई, मूड खराब था, लड़के आए थे तो राइटिंग सच लिख दिया। अब समझ में ही नहीं आ रहा, बेचारे हिस्टोरियंस बैठे हैं, समझने की कोशिश करें, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ये एक इशू है। ड्यूरिंग कॉपीइंग स्क्राइब ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस इन अ वर्ड और सेंटेंस विच ग्रू ओवर सेंचुरीज। अब देखो, कभी तुमने अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी करा है, मैंने तो खूब भर के करा है। उसमें क्या होता है, आप ज्यादा दिमाग चलाता है, यार ये तो पागल, इसने ऐसे लिख दिया, एक काम करता हूँ मैं ऐसे कर देता हूँ। उसकी वजह से मीनिंग ही चेंज हो जाता है कभी कभी। तो इसी वजह से क्या होता था कि एक्चुअल में कुछ और लिखा था, पढ़ते पढ़ते हिस्टोरियंस के पास आते आते वो कुछ और ही बन जाता है। Original manuscript of the author rarely found today, so they are totally dependent upon the copies made by later scribes. Scribes क्या होता है, वो लोग जो सिर्फ लिखने का काम करते थे, ठीक है, कॉपी पेस्ट, टीप एंड टाप। अब देखो तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो ओरिजिनल ऑथर था उस मैन्यूस्क्रिप्ट का, वो तो बहुत ही कम मिलता है। मतलब वो तो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट तो बहुत कम मिलती है, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। अब में मिलती है कॉपीज, और कॉपीज पता नहीं रिलायबल है कि नहीं, तो ये भी चैलेंज है। Next, historians have to read different manuscript version of the same text to guess whether the author had originally written it or not. Sorry. तो देखो भाई, अब ऑथर बड़ा परेशान, अलग अलग कॉपियां ही सब में अलग अलग लिखा है, तो उसको अलग अलग पढ़ना पड़ता था और वेरीफाई करना पड़ता था, हाँ भाई सबसे सही कौन सा है। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स? हिस्टोरियंस ने हमारे पास्ट को कैसे पीरियड्स में डिवाइड किया है? देखो, द हिस्टोरियन फेस्ड, देखो ऊपर की लाइन तो सेम है, हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। तो क्या किया गया है, हमारा जितना पास्ट था उसको अलग अलग फेजेस में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कि भाई इससे इस टाइम तक कुछ चीज़ें कॉमन थी, यहाँ से यहाँ टाइम तक ये चीज़ें कॉमन थी, यहाँ से यहाँ टाइम तक अच्छा रेवोल्यूशंस आ रहे थे, इस तरह से बांटा गया है। तो भाई हिस्टोरियन फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज time itself reflect changes in social, economic and organization in the persistence and transformation of ideas and belief। तो भाई हिस्टोरियंस को बहुत दिक्कत हुई डिवाइड करने में। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता था यार, इकोनॉमिक चीजें बदल जाती थी, और आपका जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन था, परसिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, आइडिया, सब कुछ बदलता था। तो उनके लिए डिवाइड कर पाना इन बिग बिग पीरियड्स वाज वेरी डिफिकल्ट। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem। ठीक है, अब देखो पूरी हिस्ट्री को ऐसे पार्ट्स में बांटना जहां पे हर पार्ट की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत कम दो दिन के अंदर बड़ी बड़ी युद्ध हो जाते थे, बड़ी बड़ी चेंजेस आ जाते थे, नए इन्वेंशन हो जाते थे, तो कैसे डिवाइड करोगे आप? Modernity also carries a sense of material progress and intellectual advancement। जो वर्ड है ना मॉडर्निटी, ये अपने साथ लेके घूमता है क्या? इसका सेंस बनाता है मटेरियल प्रोग्रेस। मॉडर्निटी मतलब भाई बिल्डिंग्स बनाना, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हो गया, राजा ने बड़ा महल बना दिया, एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट एज वेल। सिर्फ आपका एक तो हो गया आपका मटेरियल, कि हाँ ठीक है आपने बहुत बड़ा बना दिया, उसके साथ साथ आपका दिमाग भी, जैसे साइंस इवॉल्व हो रही है, राइट? तो साइंस के साथ साथ आपका इंटेलेक्ट भी इवॉल्व हो रहा है, आप नई नई चीजें सोच पा रहे हो, नए इन्वेंशंस कर पा रहे हो। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment period which possess shared characteristics। तो इस चीज को आसान बना गया है, कैसे? इन्हीं चीजों से, कि इस तरीके से डिवाइड करके। अब क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, बट मैं आपको बताता हूँ हमारे पास्ट को डिवाइड कैसे किया है। फाइनली हमारे पास्ट को डिवाइड करा गया है कुछ इस तरीके से, जो आप पढ़ते भी हो। सबसे पहले आता है एंशिएंट, फिर आता है मेडिवल, एंड फाइनली फिर आता है मॉडर्न। और मॉडर्न को ही कुछ लोग क्या बोलते हैं? कॉलोनियल। ओके चलो, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स मस्त समझ में आए होंगे। इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। एंड यस, आप अगर मेरे से सारे के सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, इस चैनल से सब पढ़ना चाहते हो, तो बस आ जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे, क्योंकि आप देख रहे हो लक्ष्य बैच की वीडियो। यहाँ पे आपको अपनी क्लास का सब कुछ, सारा का सारा सिलेबस प्रोवाइड होने वाला है, तो टेंशन लेने का नहीं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप फटाफट टेलीग्राम पे आकर नोट्स भी डाउनलोड कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।